उमरा का मंदिर आ चुका है, बाघ की गुफाएं आ चुकी हैं, असरफी महल आ चुका है। ऐसी कोई पर्टिकुलर संरचना यदि आपसे पूछी जाती है तो आप किस तरीके से डील करेंगे? बेसिक कंटेंट यही का रहेगा। आंदोलन का कारण, अगर मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन आ रहा है तो क्या रोलेट एक्ट उसका कारण नहीं होगा? विश्व धरोहर स्थल यदि हमारे पूछे जाते हैं तो उसको हम एक पैटर्न मैंने फिक्स कर रखा था, इस तरीके से आप भी कोई पैटर्न फिक्स कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अभी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 में जो राजवंश हैं उनको कैसे डील करना है उसको देख लिया था। अब है हमारी यूनिट 3 और यूनिट 4, जो कि यूनिट 4 में कल्चर है एमपी का और उसके साथ ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उसमें भी है, तो हम इसको एक साथ देखेंगे। सबसे पहले तो आपका है अर्थव्यवस्था समाज पर प्रभाव, यूनिट 3 जो मॉडर्न इंडिया है। इसको मैं सीधा सीधा आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगी, उसी में आपको फैक्ट ऐड करके आपका सीधा सीधा आंसर बन जाएगा, इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, इसमें आपको कुछ जो विद्रोह हैं उनको कवर करने हैं, जिसमें कृषक विद्रोह रहेंगे, जनजातीय विद्रोह रहेंगे, इसमें नागरिक विद्रोह अलग से और कवर कर लीजिएगा। ये अगर सीधे सीधे 10 नंबर में पूछे जाएं तो आपके पास एटलीस्ट 10 विद्रोह तो लिखने के लिए रहे। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन मतलब 1857 की क्रांति, सेम वही कारण प्रभाव परिणाम। फिर इसके बाद भारतीय पुनर्जागरण, यहां से हर साल या तो एक व्यक्ति पूछा जा रहा है या फिर एक संस्था पूछी जा रही है। ठीक है, या फिर 2 नंबर में कोई भी फैक्ट इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए पुनर्जागरण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसको हमें उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, उसमें कैसे कैसे आंदोलन हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, उनका क्या क्या घटनाक्रम था, वो सब देखना है। इसके बाद हमें उसके नेतृत्वकर्ता देखने हैं। आप यदि 2019 से पहले के पेपर देखेंगे तो ये अलग से शायद टॉपिक हुआ करता था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैंने जब क्वेश्चंस देखे पुराने तो हर वर्ष 2 से 3 व्यक्तित्व पूछे गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन हम अलग से बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये जो आंदोलन है जितने भी हम ये पढ़ेंगे पूरे आंदोलन, उन्हीं आंदोलन में मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये देख लेंगे कि नेतृत्वकर्ता कौन है, उस समय मध्य प्रदेश से संबंधित संस्थाएं कौन सी गठित हुई मध्य प्रदेश, क्योंकि देखिए और मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रीय विभाजन क्या है, क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता कौन है, ये सब चीजें, क्योंकि बेसिक कंटेंट यही का रहेगा। आंदोलन का कारण, अगर मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन आ रहा है तो क्या रोलेट एक्ट उसका कारण नहीं होगा? जो भारत में कारण है वही कारण हमारे एमपी में भी रहेंगे, इसलिए हम इसको जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है उसी के साथ कवर करेंगे। आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो है हमारा, उसको हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, जब कंपनी आई और व्यापार कर रही थी उस समय क्या स्थिति थी, जब उसने भारत में औद्योगिकीकरण किया तब स्थिति क्या थी, और 1857 के बाद जब वो एक प्रशासनिक कंपनी बन गई तब क्या स्थिति थी। देखिए जब वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण था तो इंग्लैंड से धन आता था और उसकी एवज में हमारे यहाँ से वस्तुएं जाती थी, वो मसाले हो सकते हैं या कोई और वस्तु हो सकती है। औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में क्या हुआ, इंग्लैंड से हमारे यहाँ से भारत से कच्चा माल जाता था और इंग्लैंड से निर्मित वस्तुएं हमारे यहाँ बन करके आ जाया करती थी। फिर सेम वित्तीय पूंजीवाद के चरण में क्या हुआ, वित्तीय पूंजीवाद के चरण में, एक मिनट ये एरो गलत बना हुआ है, ब्याज के रूप में भी पैसा जा रहा था, अगर उधार लिया जा रहा है युद्ध वगैरह के लिए, लिया भारत सरकार के नाम पे जाता था लेकिन उपयोग कौन कर रहा था, अंग्रेज। एक वो पैसा गया, एक तो वित्त, दूसरा उधार लेकर के आया इंग्लैंड से तो उस पे हमने ब्याज भी दिया, प्लस होम चार्जेस के रूप में जितने भी वो लोग नियुक्ति कर रहे थे वो इंग्लैंड के व्यक्ति होते थे लेकिन उनको पेमेंट वगैरह यहाँ से दी जाती थी, तो वो ये हमारा बेसिक रहेगा। इसमें आप पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट इस तरीके से आप इसको आगे ले लेंगे। समाज पर प्रभाव, अब समाज पर प्रभाव में आपको करना क्या है, इसमें पक्ष देखने हैं आपको कि वर्ण व्यवस्था, जो हम हमारी सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे ना
हिस्ट्री की, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की, सेम वही। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए कारण क्या था इस पे प्रभाव पड़ने का, कोई एक्ट आया क्या, या फिर कोई विशेष, जैसे कि अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे दी गई 1872 में, तो हमारी जाति व्यवस्था में शिथिलता आने लगी। तो ये चीजें आप लिखेंगे। महिलाओं की दशा, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया, महिलाओं के लिए जो विवाह की आयु में वृद्धि की गई वो सब, तो उसका महिलाओं की दशा पर इफेक्ट पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था, पश्चिमीकरण होने लगा शिक्षा का, पश्चिमीकरण जब ज्यादा हुआ तो आंदोलनों में भारतीकरण की बात की जाने लगी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पुनरुत्थान काल, उसमें शिक्षा की जो गुरुकुल प्रणाली है उन सबको वापस से लेकर के आया गया। फिर परंपराएं और प्रथाएं, भौतिकवादी संस्कृति हमारे मध्यकाल की देन है। संचार व्यवस्था, पहले हमारे यहाँ समाचार पत्र नहीं थे, प्रेस कौन लेके आए, पुर्तगाली, उसी के बाद से हमारे यहाँ संचार व्यवस्था में क्रांति आई। सांस्कृतिक जुड़ाव संचार ने किया, जैसे रेलवे है उसने उत्तर से दक्षिण भारत के व्यक्ति, पूर्व से पश्चिम भारत के व्यक्ति को जोड़ दिया। प्रेस है उसने लोगों के एक व्यक्ति के विचार का प्रसार करने का काम किया। संस्कृति में क्या परिवर्तन आए, धर्म में क्या परिवर्तन आए, ठीक है, इन चीजों को बताएंगे हम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, और हाँ इसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, उसका कारण बताएंगे कि क्या परिवर्तन आया, उसका कारण क्या था, उस परिवर्तन में क्या परिवर्तन आए ये भी बताएंगे हम, कि शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, उसका कारण क्या था। पहला पॉइंट क्या परिवर्तन आया, दूसरा पॉइंट कारण क्या था, और तीसरा पॉइंट वर्तमान स्वरूप में उसमें हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा कोई भी ब्रिटिश नीतियां, जैसे कि राजस्व नीति आ जाती है हमारी, स्थायी बंदोबस्त आ गई, या किसी भी ये जो 4-5 प्रकार की राजस्व नीतियां हैं, इजारेदारी व्यवस्था आ गई, या जो है वो सब आ गई, या फिर हमारी कोई ये जो हमारी राजनीतिक नीतियां हैं, हड़प नीति, ये सब आ गई। तो कब प्रारंभ हुई, कौन लेकर के आया, प्रमुख बिंदु क्या थे उसके, राजस्व नीति में, भू राजस्व नीति में भू राजस्व संबंधित बता देंगे, और इन वाली नीतियों में राजनीतिक बिंदु बता देंगे। इसका प्रभाव क्या हुआ, भू राजस्व नीति का प्रभाव किस पे पड़ेगा, पक्षकार कौन कौन थे हमारे, कृषक हुआ करते थे, भूस्वामी हुआ करते थे, इसके अलावा जो हमारे मृदा है, एनवायरमेंट है, उसको भी तो कोई प्रभाव पड़ेगा वो। इसके बाद अंग्रेज जो राजस्व वसूल रहे हैं, और जो मध्यस्थ जो राजस्व कृषक से वसूल करके अंग्रेजों को दे रहे हैं वो, इन पे क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, इन सभी पे, इन पे क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ा। पॉजिटिव में क्या प्रभाव पड़ेगा, शोषण तो हो ही रहा था, पॉजिटिव ऐसा कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन एक अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा कि हमारी कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा। ठीक है, फिर एक प्रभाव, उसके बाद दीर्घकालिक परिणाम क्या हुए, कृषि व्यवस्था हमारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। सहायक संधि या हड़प नीति का दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ, कि जो राजनीतिक जागरूकता है लोगों में वो आई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, घटना, विद्रोह या आंदोलन, जिस चोरा चोरी घटना पूछी जा चुकी है, सन्यासी विद्रोह पूछा जा चुका है, तो इसमें आपको कैसे डील करना है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी थी, ये स्वतंत्रता आंदोलन था, नागरिक विद्रोह था, कृषक विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह था, कहाँ पे हुआ था, स्थान उसका मैप बना के भी बता सकते हैं आप छोटा सा, प्रारंभ कब हुआ उसका, कितने समय से कितने समय तक चला वो, कारण क्या था उसका। अब देखिए, कारण में कॉमन चीजें आ जाएंगी, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कॉमन रहेंगे, कारण कॉमन रहेंगे। उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना, ब्रिटिश शासन की नीतियां अगर कोई उससे संबंधित है उससे उसका विरोध करना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, इसी तरीके के कुछ उद्देश्य होंगे। कारण ब्रिटिश शोषणकारी नीति, अगर हम कृषक विद्रोह की बात कर रहे हैं तो कृषि नीतियां आ जाएंगी, जनजातीय विद्रोह की बात करें तो जनजातीय संस्कृति में दखल देना या उनकी भूमि पर अधिकार करना। तो एक कॉमन, हम रटेंगे नहीं इन चीजों को कि हर चीज को रट रहे हैं कि इसके कारण क्या है, उसको हम समझेंगे थोड़ा सा रुक के, कि यार जनजातियां हैं, जनजाति कैसे रहना पसंद करती हैं, अलग रहना, आइसोलेट रहना पसंद करती, उनके कल्चर में उनकी संस्कृति में कोई दखल देगा तो वो विद्रोह करेंगी, तो वो कारण है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, इंडिया लेवल पे कौन था और एमपी लेवल पे कौन था, वो देखेंगे हम। घटनाक्रम क्या रहा, कोई भी बड़ा विद्रोह आया, जैसे असहयोग आंदोलन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, तो इसमें चरणबद्ध रूप से क्या क्या घटनाएं हुई, आंदोलन कैसे आगे बढ़ा,
घोषणा कब हुई, उसमें चरणबद्ध रूप से कुछ कुछ घोषणाएं हुई होंगी, समाचार पत्र निकाले गए होंगे, वो सब चीजें। कार्यक्रम क्या थे, जैसे सविनय अवज्ञा में कानूनों का उल्लंघन किया गया, असहयोग में सहयोग नहीं किया गया, ठीक है। इसके बाद विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। परिणाम क्या रहे इसके, वो बताएंगे हम। और महत्व, परिणाम देखिए, एक होता है तात्कालिक परिणाम कि वो आंदोलन सफल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन होता है, एक होता है दीर्घकालिक परिणाम। ये बताता है कि उसका हमारे इतिहास में, अब जैसे कोई भी आंदोलन हुआ, दीर्घकालिक में क्या परिणाम हो सकता है, उसने कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक चेतना को बढ़ाया होगा, लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया होगा। 1857 की क्रांति, तात्कालिक परिणाम क्या रहा, असफल हो गई, लेकिन पूरी तरह असफल हुई क्या, नहीं, उसने बताया कि हमें सभी लोगों को एक साथ आकर के जो है विद्रोह करना होगा। विशेष तथ्य, उस संबंधित समाचार पत्र लिख लीजिए आप अलग से, अंजुमन खुदाम वतन है, गदर पत्र है, मतलब हर पत्र, संध्या है, जो पत्र किस काल में आए, किस आंदोलन के दौरान आए, या कोई भी पत्र है, मान लीजिए कोई पत्र है पहले से चला आ रहा है, आंदोलन के दौरान शुरू नहीं हुआ, क्या उसने जागरूकता नहीं फैलाई होगी, तो उनका नाम लिखिए पत्रों का, जैसे गदर पत्र है। कोई संस्था गठित की गई होगी, अब इनको भारत के लेवल पे अलग लिखेंगे और मध्य प्रदेश के लेवल पे, जैसे मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन, तो क्या बघेलखंड कांग्रेस कमेटी नहीं बनी, बुंदेलखंड कांग्रेस कमेटी नहीं बनी, मालवा कांग्रेस कमेटी नहीं बनी, हर जगह पे कांग्रेस की कमेटियां बन रही थी। कॉमन फैक्ट है, हर जगह लिख सकते हैं हम, तो इस तरीके से हम इसको कॉमन फैक्ट के साथ डील करेंगे। जैसे कि रतलाम स्त्री सेवा दल बना, ये कब बना था, 34 में, 1934। प्रजामंडल बना, नरेंद्र मंडल के विरोध में बना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये क्वेश्चन 2021 में आया था, और इसमें कई लोगों के साथ समस्या हुई थी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के रूप में ना आकर के भारत सेवक संघ करके कुछ इसको लिखा हुआ था, जिसके कारण लोगों ने इंग्लिश नहीं पढ़ा और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ऐसी गलती आप ना कीजिएगा। आंदोलन में जो सामान्य आंदोलन है वही रहेगा, पुनर्जागरण के भी आंदोलन में सेम ही चीजें रहेंगी, परिचय बताएंगे हम, कारण बताएंगे, नेता कौन था उसका, इस आंदोलन में क्या क्या किया गया पुनर्जागरण के लिए, फिर इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, जो आंदोलन का मूल विचार था उसकी प्रासंगिकता क्या है, आंदोलन की प्रासंगिकता नहीं, वर्तमान में उसके मूल विचार की प्रासंगिकता, क्योंकि ये पुनर्जागरण काल का आंदोलन था तो उसने कुछ विचार के साथ वेदों की ओर लौटो, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने, तो वेदों की ओर लौटो आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक है वो बता देंगे उन। कोई संस्था आ गई तो हम उसका परिचय देंगे, जैसे कि ब्रह्म समाज आया, तो ये क्यों गठित हुआ, कब गठित हुआ, इसकी प्रकृति कैसी थी, ये राजनीतिक था, सामाजिक था, सांस्कृतिक था, धार्मिक था, कैसा था, कैसा ये, इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना कब की गई इसकी, कार्य क्या है, क्या क्या कार्य किए इसने, उन कार्यों का महत्व क्या था, और प्रासंगिकता। प्रासंगिकता एक ऐसा टॉपिक है या ऐसी हेडिंग है जिसको आप हेडिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको, प्रासंगिकता को ही कंक्लूजन बना के आप कंक्लूजन प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे व्यक्तित्व है, सरदार पटेल जी 1991 में आए हैं, और व्यक्तित्व में इतने व्यक्तियों के नाम आ चुके हैं कि मैंने यहाँ लिखना ठीक नहीं समझा, बहुत ज्यादा हो जाते, तो एक दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। उषा मेहता आ चुकी हैं, सरदार पटेल जी आ चुके हैं, जो हमारे फजल अली आयोग के जो मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू जी वो भी आ चुके हैं। इनका हम बताएंगे कि किस प्रकृति के नेता थे, उदारवादी थे, सुधारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, उग्रवादी थे। देखिए कॉमनली देख, मध्य जो हमारा आंदोलन रहा है उसमें मैक्सिमम तो जो गांधीवादी आंदोलन में उदारवादी नेता थे, कुछ जो हम किसी क्रांति से रिलेट करके देखते हैं, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से रिलेट करके देखते हैं, तो ये थोड़े से क्रांतिकारी प्रवृत्ति के नेता होंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको कि
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संभावना है कि इस साल इससे 7 नंबर का क्वेश्चन उठ के आ जाए, तो HRA और HSRA तैयार करके जाइएगा। सॉरी। राजनीतिक स्थिति उनकी क्या थी? उन्होंने कोई समिति, सभा, संस्था में भाग लिया था? कोई ऐसी संस्था बनाई थी क्या? उनने कुछ लिखा है क्या? कोई रचना है उनकी? आंदोलन में उनका योगदान, अब कोई भी व्यक्ति है आंदोलन में कॉमनली क्या योगदान करेगा? आंदोलन के विचारों का प्रसार करेगा, राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार करेगा। तो वो कॉमन चीजें हैं, वो लिख सकते हैं हम। संस्थाएं, विचार, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, समाज में वो क्या बदलाव लाना चाहते, समाज की कुरीतियों को हर व्यक्ति चेंज करना चाहता है। राजनीतिक विचार में क्या करना चाहेगा कोई व्यक्ति, मुझे बताइए। राजनीतिक विचार में ऑब्वियस सी बात है कि कोई व्यक्ति लोकतंत्र लाना चाहता है, अंग्रेजी शासन को खत्म करना चाहता है। क्योंकि हम अभी टॉपिक कहाँ चल रहा है हमारा, आधुनिक भारत। तो उसके क्या विचार होंगे, उसकी परिस्थितियां कैसी थी, वैसे उसके विचार हो जाएंगे। प्रासंगिकता बताएंगे, प्रासंगिकता व्यक्ति की भी बता सकते हैं यहाँ आप, और उसके विचारों की, उसके कार्यों की। अगर आपको सरदार पटेल साहब आते हैं, तो इन्होंने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा दी थी और भारत का एकीकरण किया, क्या उसकी प्रासंगिकता आज नहीं है? आज हम भारत का विभाजन कर दें तो वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि उनका मूल विचार क्या है, वो क्या लेकर के चले थे। नेक्स्ट है हमारी 4th यूनिट जो है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। इसको हम एक ड्राफ्टिंग देख लेंगे यहीं पे। राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, ये पूरा टॉपिक की एक बेसिक ड्राफ्टिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसी लेक्चर में। भारत की सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति वाला सेक्शन आपको देखना है इसमें, जिसमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश और सामान्यतः मध्य प्रदेश के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप इंडिया लेवल का देख लीजिएगा। विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन। सबसे पहले गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, इसका परिचय देंगे हम कि हमारे यहाँ गणतंत्र कोई नई अवधारणा नहीं है। हमारे यहाँ ये अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। महाजनपद काल में हमें गणतंत्र देखने को मिले, हमारे यहाँ लिच्छवी हुए, जो मल्ल वगैरह हुए, ये काफी सारे हमारे जो गणतंत्र हम महाजनपद काल में देखते हैं उनका उल्लेख कर सकते हैं हम। भारतीय गणतंत्र का स्वरूप क्या है, हेडिंग क्या होंगी हमारी, ये तो हमारा इंट्रो हो गया। ये आपको जितनी भी चीजें बता रही हूं मैं, ये एक मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चीजें इजाद करनी है। इनका उपयोग आप कीजिए, लेकिन कुछ कुछ जहां आपको लग रहा है कि आप कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, जहां कुछ नया आना है, वो चीजें भी आपको करनी है। भारतीय गणतंत्र का स्वरूप क्या है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष प्रकार का गणतंत्र। हमारे गणतंत्र का पहले तो मतलब यहाँ पे मैं बताना भूल गई, गणतंत्र क्या होता है। राष्ट्र प्रमुख जो है, राष्ट्र प्रमुख जो है हमारा, वो चुना हुआ होता है। गणतंत्र और राजतंत्र दो अवधारणाएं होती हैं। राजतंत्र जिसमें वंशानुगत प्रमुख होता है, गणतंत्र वो अवधारणा जिसमें राष्ट्र प्रमुख जो है वो चुना हुआ होता है। हमारे गणतंत्र का विकास कैसे हुआ है? प्राचीन काल से स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ विचार आए गणतंत्र के, फिर हमने संविधान सभा का गठन किया, हमने संविधान बनाया और उसका अंगीकरण किया। फिर इसके बाद ये हमारे विकास में ही आ गई, ये चीजें उसी के अंतर्गत हैं। इसके बाद हमने भारतीय गणतंत्र की, इसमें घोषणा और लिखना भूल गई हूँ, 3rd पॉइंट हमारा आएगा भारतीय गणतंत्र की घोषणा। और भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र बना था 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारे राष्ट्र प्रमुख को नियुक्त कर लिया गया, चुन लिया गया था। और उन्हें शपथ कब ली, और हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। तो इस दिन हमने पूर्ण गणतंत्र का रूप लिया। फिर इसका भारतीय गणतंत्र की हमारी की विशेषताएं क्या है, राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, कैसे चुना जाता है, बेसिक विशेषताएं बताएंगे, उसका महत्व बताएंगे हम, और निष्कर्ष कि वर्तमान में हम एक सफल गणतंत्र के रूप में उभर रहे हैं। तो उससे रिलेट करके आप
कुछ निष्कर्ष बना सकते हैं। राज्यों का पुनर्गठन, ये टॉपिक आपका यहाँ भी है और एमपी पॉलिटी जो सेकंड पेपर है वहां पर भी है आपका ये टॉपिक। ठीक है, यहीं पे हम एक ही बार देखेंगे परिचय। परिचय में आप देखिए राज्यों का गठन होता है, लेकिन राज्यों का गठन कैसे होता है या राज्य कैसे बनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों के बनना, विघटन होना, नए राज्यों को शामिल किया जाना, ये सब किया जाता है। इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। परिचय में आप ये फैक्ट बता सकते हैं। इसके बाद इसके चरण क्या हैं? स्वतंत्रता के समय रियासतें थी, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे। दो भागों में बटा हुआ था पूरा भारत, कुछ रियासतें थी और कुछ ब्रिटिश प्रांत थे। 1947 से 1956 तक हमने 4 श्रेणियां बनाई। ABC श्रेणी बनाई हमने। ABC श्रेणी जो थी हमारी, उसमें मध्य प्रदेश भी बटा हुआ था, और D श्रेणी जो थी वो द्वीपीय क्षेत्र या नए क्षेत्रों के लिए थी। 1956 में क्या हुआ? हमने 7वां संविधान संशोधन किया, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बता दिए बनाए। 56 के बाद हमने कुछ राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया, गुजरात महाराष्ट्र को अलग किया, ठीक है, नागालैंड बनाया हमने, हिमाचल प्रदेश अलग बनाया, हरियाणा अलग हुआ। इसके बाद 2000 में हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बिहार से, इस तरीके से हमने कुछ राज्य बनाए। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन लेटेस्ट टॉपिक हमारा, ये भी ऐड होगा इसमें, क्योंकि हम राज्यों का पुनर्गठन की बात कर रहे थे। समय एवं आवश्यकता के अनुरूप निरंतर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वर्तमान स्थिति जो है उसके साथ हम हमारा कंक्लूजन दे देंगे कि हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, एक ये ड्राफ्ट आपका है, इसमें आप फैक्ट को और इंक्लूड कर लेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाक्रम, इसमें आपको क्या क्या देखना है? भारत का विभाजन देखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। फिर क्या किया गया था? रियासतों का एकीकरण किसने किया? पटेल मेनन समिति थी इसके लिए। संविधान का निर्माण किया किसने किया? संविधान सभा ने किया। तो इसके 2-3 फैक्ट। प्रथम आम चुनाव 1952। फिर इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन, पंचायती राज व्यवस्था, जो हमारे, हम उन चीजों को कवर करेंगे इसमें जो माइलस्टोन है हर क्षेत्र में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आपातकाल राष्ट्रीय स्तर के जो लगे थे, फिर नई आर्थिक नीति, नए राज्यों का गठन, ये रिपीट हो गया क्या? राज्यों का पुनर्गठन में ही हम नए राज्यों का गठन कर देंगे। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन वर्तमान में सबसे बड़ा जो कदम है वो ये है। तो हमारा इतिहास की प्रमुख घटनाक्रम, इनमें आप कुछ और ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद MP में आपके साहित्यकार या व्यक्तित्व कोई पूछा जाता है, जैसे कि आपसे ईश्वरी पूछे गए हैं 2008 में, संत सिंगा जी पूछे गए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी रिपीटेडली आए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी रिपीटेडली आए हैं। तो इनमें क्या रहेगा? इनका क्षेत्र क्या रहा है, किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है? इतिहास में, लोक संस्कृति में, किस में कार्य किया है? साहित्य में काम किया है, कला के क्षेत्र में काम किया है। इनने क्या लिखा है? इनने कुछ रचनाएं लिखी हैं, तो वो क्या है? फिर इसके बाद इनके काव्यगत विशेषताएं, अगर साहित्यकार है तो उसकी काव्य की विशेषताएं, उसकी भाषा शैली कुछ होगी, उसके काव्यों में कोई विशेष बिंदु नजर आते होंगे, विशेष क्षेत्र की बातें नजर आती होंगी, उनको कोई सम्मान मिला है या उनके नाम पर कोई सम्मान प्रारंभ हुआ है, उनका जिक्र करेंगे हम। हमारा उत्सव, पर्व, मेले, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी ना किसी एक मेले को लेकर के। तो उसमें हम कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, इसका प्रारंभ कब हुआ, इस अवसर कौन सा है, विशेषता क्या है। अब कोई भी मेले की विशेषता क्या होगी? लोगों के मेलजोल बढ़ाने का स्तर होता है। महत्व क्या होगा? संस्कृति से परिचित कराता है, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आपसी सद्भाव को बढ़ाता है, और निष्कर्ष में आप उसका करंट से जोड़ करके या फिर महत्व से जोड़ करके, प्रासंगिकता से जोड़ करके कुछ लिख सकते हैं। कोई भी स्थापत्य स्थल आ सकता है, कोई भी संरचना आ सकती है, जैसे कि भूमरा का मंदिर आ चुका है, बाग की गुफाएं आ चुकी हैं, असरफी महल आ चुका है। ऐसी कोई पर्टिकुलर संरचना यदि आपसे पूछी जाती है तो आप किस तरीके से डील करेंगे? किस प्रकार की है? पुरातात्विक है, धार्मिक है, ऐतिहासिक है, प्राकृतिक है, कैसा स्थल है वो, कहाँ पर स्थित है, निर्माण या खोजकर्ता कौन है? ठीक है, अगर आपको सिर्फ स्थल आया है
और आपको पर्टिकुलर जिला नहीं पता है, तो आप बुंदेलखंड, बघेलखंड ये क्षेत्र यूज कर सकते हैं। विशेषता क्या है इसकी? उसकी निर्माण शैली, उसमें सामग्री। अब देखिए, मध्य प्रदेश में अगर कोई संगमरमर की इमारत है तो वो आप पढ़ते हैं अलग से, उसके अलावा बची इमारत का एक ही है बलुआ पत्थर की, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमनली बलुआ पत्थर होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत है। संगमरमर जो है, शंखशाह का मकबरा। निष्कर्ष में आप उसका महत्व बताएंगे, पर्यटन बताएंगे, उसका पर्यटन के संदर्भ में उसको लेकर के जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अमूर्त कला कोई आती है आपकी, जैसे कि आपका भगोरिया पर्व आ गया, कर्मा नृत्य आ गया। सेम चीज करेंगे हम, परिचय कहाँ पर है, ये अवसर क्या है, लगभग चीजें सेम चल रही हैं हमारी। इसीलिए मैंने फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री में ज्यादा समय लिया है कि आप समझ लें पैटर्न को क्या है। उसके बाद हम ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा ऊपर ये हेडिंग देखेंगे, बाकी हम सिलेबस को ही डिकोड करेंगे मेनली। उद्भव, जैसे मार्च का उद्भव उज्जैन से हुआ है, कोई विशेष जानकारी उसके बारे में आपको पता है, ठीक है। उसके जैसे कोई कला है, उसके नर्तकार पता है आपको, या इस तरीके की कोई फैक्ट, उसकी विषय वस्तु से रिलेटेड कोई विशेष जानकारी हो। महत्व, जैसे हमारी समृद्ध संस्कृति को बताता है, कोई भी अमूर्त कला क्या बताएगी, हमारी संस्कृति को ही तो बताएगी, हमारी समृद्ध संस्कृति को बताएगी। नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थल, अगर ये हमारे पूछे जाते हैं तो उसको हम एक पैटर्न मैंने फिक्स कर रखा था, इस तरीके से आप भी कोई पैटर्न फिक्स कर सकते हैं कि आप स्थल बताएंगे, उसका वर्ष बताएंगे टेबल फॉर्म में, उसका कहाँ पर स्थित है और उसकी विशेषताएं बता देंगे। या फिर एक पैटर्न ये हो सकता है कि ये आपका आधा पेज स्पेस आया, आपको 7 नंबर में पूछा गया, आपने यहाँ बीच में एमपी बनाया और यहाँ से एरो निकाल करके आपने स्थल और उनकी डिटेलिंग कर दी। ये मैप आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज जो आपको बतानी हो। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा जनजातीय व्यक्तित्व। जनजातीय व्यक्तित्व में आप परिचय देंगे उनका, उनका कार्यकाल, और जो आपको मेनली ध्यान रखना है वो क्या है, उनका योगदान। योगदान दो स्तर पे देखेंगे हम, स्वतंत्रता आंदोलन में और इतिहास में उनका योगदान, या अन्य योगदान। उनकी उपलब्धियां बताएंगे, कौन से उनने युद्ध लड़े, जैसे कि हम भीमा नायक में अम्बापानी, पंचबावली, पंचसावली, ये सब युद्ध बताते हैं, तो वो बताएंगे हम, ठीक है। ये हमारा जो पेपर 1 का पार्ट ए था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम ज्योग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी के बेसिक्स देखेंगे, फिर हम आगे के जो लेक्चर हैं इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही थी कि जैसे मैं कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, तो मैं सिलेबस डिस्कशन लेके आऊँ, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, मैंने आपको प्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा की, तो ये आप लोगों के लिए कितना यूजफुल साबित हो रहा है? क्या मैं जो आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ अपने अकॉर्डिंग सोच करके, वो आप लोगों के लिए सच में यूजफुल है या नहीं है? तो आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या मैं सही जा रही हूँ, या मुझे इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बने रहिए हमारे साथ, कोशिश करेंगे कि हम सफलता के शिखर पर वापस चलें।